हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले सेशन में हमने अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे अभी के एग्जाम के लिए भी और आगे जाने वाले समय में भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछले बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और हम क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंचे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, वो बोल रहा है एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स। तो जब भी किसी को स्नेक बाइट होता है तो जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो एंटी वेनम देते हैं अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन। तो उसमें क्या होता है, क्या उसमें एंटीजेंस होते हैं, क्या उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या फिर एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर एंजाइम्स होते हैं, क्या होता है आखिर उसमें। जो एंटी वेनम होता है अगेंस्ट स्नेक पॉइजन, उसमें जो है एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी हो गया एक तरह से, कि तुरंत एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में आ जाते हैं ताकि वो स्नेक वेनम के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो एंटीजेंस क्या होता है? एंटीजेंस आर फॉरेन सब्सटेंसेस which on entering the body bind to the antibodies generated against them by the immune response। तो एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस है जो जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करेगा, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा आवर बॉडी को टू फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ठीक है, सो दैट इज एंटीजन। नाउ एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट एंटीजेंस हैव क्लेफ्ट्स इन देम सर्विंग एज एन एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो क्लेफ्ट होता है ये जो एंटीबॉडी है उसके अंदर, ताकि वो एंटीजन को बाइंड कर सके, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये इंटरैक्शन की वजह से क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देन कम्स एंटीबॉडीज। So antibodies are produced by the immune system in response to the foreign bodies. The introduction of pre-formed antibodies into an organism confers passive immunity to the organism against a particular antigen। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी में जब एंटीजन आया तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन बॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं जो प्री फॉर्म्ड होते हैं इन द बॉडी, वो क्या करते हैं, हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी टू द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो जो हम एंटी वेनम इंजेक्ट कर रहे हैं, हमें तुरंत चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स, तो हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ यानी कि पैसिवली काम हो रहा है, एक्टिवली हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो द एंटी वेनम दैट इज यूज्ड टू ट्रीट स्नेक बाइट्स एज इट कंटेन्स एंटीबॉडीज। तो एंटी वेनम को यूज करते हैं हम स्नेक बाइट्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होता है दैट बाइंड टू द वेनम एंड न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज जो हैं स्नेक वेनम को बाइंड करती हैं, स्नेक वेनम के एंटीजेंस को, और उसके अगेंस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारा बॉडी जो है प्रोटेक्ट होता है स्नेक वेनम के अगेंस्ट। ठीक है, और न्यूट्रलाइज हो जाता है वेनम में जो एंटीजेंस हैं। ठीक है, नाउ मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्नेक वेनम एंटीबॉडीज कैसे होगा। तो जो स्मॉल डोजेस ऑफ वेनम और वेनम कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू द होस्ट एनिमल इन रिस्पॉन्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेनम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एंटी वेनम प्रोड्यूस करना है। तो एक एनिमल में हमने स्नेक वेनम को इंट्रोड्यूस किया और हमने वेट किया कि उसके बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है वेनम के अगेंस्ट। फिर हमने उन एंटीबॉडीज को हार्वेस्ट किया एंड प्योरीफाई करके हार्वेस्ट किया फ्रॉम द ब्लड ऑफ द टेस्ट एनिमल। सो उससे क्या हमें मिला, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी विच इज अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी। तो ये जो एनिमल पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी एंटीबॉडीज ले ली, वो एंटीबॉडीज हम ह्यूमंस में इंजेक्ट कर सकते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशंस हो। देन
इंजाइम्स भी था हमारे ऑप्शन में, तो इंजाइम्स क्या होता है? बायो कैटलिस्ट एंड आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे कैटलाइज द रिएक्शन अकरिंग inside the cell by reducing the activation energy and help in fastening the reaction rate. तो हमारा एंजाइम्स तो बायो कैटलिस्ट्स हैं, वो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. सो एंटीवेनम में क्या होता है? एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, कि हमारा बॉडी तुरंत स्नेक वेनम के अगेंस्ट एक्ट कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके जो भी स्नेक वेनम का इफेक्ट्स है. Then comes question number 19. Which of the following is not a lymphoid tissue? तो इसमें से कौन सा जो है lymphoid tissue नहीं है? Spleen, tonsils, pancreas, thymus. कौन सा lymphoid tissue नहीं है? So spleen is a lymphoid tissue, tonsils is a lymphoid tissue, pancreas is an endocrine gland, thymus is a lymphoid tissue. So pancreas is not a lymphoid tissue. So हमारे पास lymphoid tissue का मतलब क्या है? So, lymphoid tissues are the organs where lymphocytes originate, mature and proliferate. तो कोई भी ऐसा organ जहाँ या तो lymphocytes का origin हो रहा है, या maturity हो रहा है, या proliferation हो रहा है, उन्हें हम lymphoid organs कहते हैं. तो जो spleen है, spleen is a secondary lymphoid organ whose main function is to filter the blood-borne microorganisms and germs from the blood. तो स्प्लीन जो है, इट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है बोन मैरो एंड थाइमस, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है. सो थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं. तो स्प्लीन का क्या काम है? टू फिल्टर द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जर्म्स. ठीक है. देन टॉन्सिल्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. अब टॉन्सिल्स का क्या काम है? तो जो टॉन्सिल्स हैं उनका वो लोकेटेड कहाँ होते हैं? एट द बैक ऑफ द थ्रोट, वॉल्डेयर्स रिंग में. एंड दे फॉर्म द इनिशियल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजन सर्विंग एज अ फ्रंट लाइन डिफेंस. ठीक है. जो भी हम पैथोजेंस इंजेस्ट कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फर्स्ट लाइन डिफेंस जो लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द थ्रोट है, दैट इज टॉन्सिल्स, वो एक्ट करेंगे एज अ फ्रंट लाइन डिफेंस. देन पैनक्रियास. So pancreas is a heterocrine gland. The exocrine part releases digestive enzymes that help in digestion. The endocrine part releases hormones, insulin and glucagon. तो exocrine part जो है वो digestive enzymes release करेगा, और जो endocrine part है वो hormones release करेगा. और hormones कौन से release करेगा? तो insulin and glucagon release करेगा. So that is about pancreas. So pancreas लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, कोई भी लिम्फोइडल एक्टिविटी पैनक्रियास में नहीं हो रही है. देन थाइमस. थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन which has an appropriate microenvironment for the development as well as maturation of T lymphocytes. तो T lymphocytes का development and maturation होता है in the thymus. So that's about thymus. So thymus हमारा primary lymphoid organ है along with bone marrow. So कौन सा lymphoid organ नहीं है? तो हमारे पास pancreas जो है, that is not a lymphoid tissue. Pancreas is an endocrine as well as exocrine gland. So heterocrine gland है हमारे पास pancreas. ठीक है. तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर. Which of the following glands is large sized at birth but reduces in size with aging? तो कौन सा ग्लैंड जो बर्थ पे लार्ज साइज का होता है, पर धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इस ग्लैंड का साइज जो है वो छोटा होते जाता है. Which is this gland? Is it pineal? Is it pituitary? Is it thymus? Or is it thyroid? So the gland जिसका साइज छोटा होते जाता है with aging, that is thymus. तो हमारे पास pineal gland जो है that releases melatonin which plays a role in the sleep wake cycle. ये हमें पता है circadian rhythm को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. और इसका साइज जो है does not get reduced on aging. यानी जैसे जैसे आप एज करेंगे आपका pineal gland छोटा नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. Then the next था pituitary. तो pituitary gland कहाँ लोकेटेड होता है? At the base of the brain. ठीक है. base of the brain and it's known as master endocrine gland. हमें पता है pituitary is the master endocrine gland that controls hormone release from other endocrine glands. So जो pituitary है वो other endocrine glands के hormone release को
रेगुलेट करता है, इसीलिए हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इट्स साइज डज नॉट गेट रिड्यूस्ड ऑन एजिंग, तो इसका भी साइज जो है एजिंग से रिड्यूस नहीं होता, जो पिट्यूटरी है। बट जो थाइमस ग्लैंड है दैट इज लोकेटेड इन द चेस्ट इन बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। हाँ, तो ये जो है हमने थाइमस के बारे में पढ़ा था कि दैट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो टी सेल्स का मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन है वो सब थाइमस में होगा। एज एज एडवांसेस द साइज ऑफ द थाइमस इज रिड्यूस्ड, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो साइज ऑफ थाइमस है वो रिड्यूस होता है। तभी तो, क्योंकि ये इम्यूनिटी का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो हमारे पास हमें पता है जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है इम्यूनिटी भी कम होती है। दैट इज बिकॉज जो थाइमस है वो उसका साइज हमारा छोटा होते जा रहा है, तो वो उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, यानी डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो होना चाहिए जिस तरीके से वो नहीं होगा। ठीक है, देन कम्स थायराइड। सो थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक and produces hormones including T3 and T4 and also calcitonin. Its size also does not get reduced on aging. So thyroid gland जो है हमारे पास T3 and T4 प्रोड्यूस करता है, और ये जो है हमारे नेक में लोकेटेड होता है थायराइड ग्लैंड, ये तो हमें पता है। और कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? T3 एंड T4, और इसका भी साइज जो है एजिंग के साथ रिड्यूस नहीं होता है, जितना है होना चाहिए जितना होता है हमारे पूरे लाइफ टाइम में इसका साइज जो है वो सेम ही रहता है, कम नहीं होता विद एजिंग। ठीक है, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 21। हीमोजोइन क्या है? सो हीमोजोइन इज इट अ प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन? Is it a toxin released from Streptococcus infected cells? It is a toxin released from Plasmodium infected cells, or is it a toxin released from Haemophilus infected cells? What is hemozoin? So, hemozoin is a toxin released from Plasmodium infected cells. तो जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है आरबीसीज के अंदर, तो जो टॉक्सिन रिलीज होता है दैट इज हीमोजोइन। सो अभी हम बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विथ हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। द प्रिकर्सर्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर अमाइनो एसिड्स, पोरफायरिन रिंग एंड आयरन। तो अमाइनो एसिड्स प्लस पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन को मिला के बनता है हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो क्या क्या होता है इसमें? हीम होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। Now, streptococcus क्या है? So, streptococcus produces various type of infections like mild throat infections and even pneumonia. हमें पता है streptococcus pneumoniae होता है एक species, तो उससे pneumonia हो सकता है। And also streptococcus pyogenes होता है। So, streptococcus pyogenes क्या रिलीज करता है? एक्सोटॉक्सिन, जिसके वजह से रैश हो सकता है। So, that is about streptococcus pyogenes. So, इससे जो है हमारे पास इसका टॉक्सिन का नाम जो है हमारा हीमोजोइन नहीं है। नाउ कम्स प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। तो जो प्लाज्मोडियम है द मलेरियल पैरासाइट, इट हैज टू होस्ट। सो प्लाज्मोडियम का टू होस्ट होता है, ह्यूमंस एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो जब हमारे पास ह्यूमन वाली साइकिल हो रही होती है तो आरबीसीज में जो ये जो स्पोरोजोइड्स हैं वो आरबीसीज को इन्वेड करते हैं, और फाइनली रप्चर होता है आरबीसी का, क्योंकि वो पूरे सेल की मशीनरी को पूरे सेल में प्रोलिफरेट करते हैं। अब उनको सेल से बाहर निकलना है, तो क्या करेंगे? वो आरबीसीज को बर्स्टिंग करवा देंगे, यानी आरबीसीज का रप्चर होगा उनके बाहर निकलने के लिए। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट इन मैन इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स कॉल्ड हीमोजोइन। तो जब ये आरबीसी का रप्चर होता है फॉर द मीरोजोइड्स टू कम आउट, तो इसके साथ हीमोजोइन भी रिलीज होता है, और हीमोजोइन जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से ही हमारे पास रिकरेंट फीवर्स एंड चिल्स, यानी जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होगा वैसे ही जो जिसको मलेरिया हुआ है उसको क्या आएगा? उसको हमारे पास फीवर आएगा विद चिल्स, और तो उसका जो कारण होता है दैट इज हीमोजोइन। देन hemophilus क्या है? hemophilus is a bacteria. Hemophilus, it can cause various type of infections like meningitis, pneumonia, etc. It does not produce hemozoin.
तो हमारे पास हीमोफिलस भी हीमोजोइन प्रोड्यूस नहीं करता। ओनली प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, जो कि मलेरिया का इन्फेक्शन है, उसमें हमारे पास हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स इन द पेशेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंग वॉर्म? तो रिंग वॉर्म एक डिजीज है। अब हमें इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रिंग वॉर्म करवाता है। क्या वो माइक्रोस्पोरम है? इज नॉट, यानी इसमें से किससे रिंग वॉर्म नहीं हो सकता? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, मैक्रोस्पोरम। ठीक है, तो हमारे पास रिंग वॉर्म क्या है? इट इज अ फंगल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई इची स्केली लीजन्स ऑन द स्किन। तो फंगल इन्फेक्शन है, और क्या होता है इसमें? ड्राई इची एंड स्केली लीजन्स होते हैं स्किन के ऊपर, एंड इट इज कॉज्ड बाय 3 जेनरा ऑफ फंगाई। तो फंगस के 3 जेनरा से ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ऑफ ड्राई इची स्केली लीजन्स। तो वो 3 जेनेरा कौन कौन से हैं? ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। सो ट्राइकोफाइटॉन जो है, ट्राइको यानी तीनों, यानी स्किन, हेयर और नेल तीनों को अफेक्ट करता है। माइक्रोस्पोरम जो है वो नेल्स को अफेक्ट नहीं करता, यानी स्किन और हेयर को करता है। एंड एपिडर्मोफाइटॉन जो है स्किन और नेल्स को करता है, यानी तीनों स्किन को करते हैं। एक जो माइक्रोस्पोरम है वो नेल्स को नहीं करता, तो एपिडर्मोफाइटॉन किसको नहीं करेगा? तो हेयर को नहीं करेगा। सो ये तीनों ही हमारे फंगल इन्फेक्शन दैट कॉजेज ड्राई इची स्केली लीजन्स वो करवाते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या होके आएगा? मैक्रोस्पोरम। मैक्रोस्पोरम तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा हमें, ये 3 जेनरा ही है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। तो आप देख सकते हैं ये तीनों लीजन्स ऑन द स्किन करवा रहे हैं एज रिंग वॉर्म, वेयरएज मैक्रोस्पोरम जो है वो हमारे पास रिंग वॉर्म नहीं करवाएगा। सो दैट्स अबाउट दैट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ पर्सन विथ सिकल सेल अनीमिया इज मोर प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू टाइफॉइड। तो हमें पता है जिसको सिकल सेल अनीमिया होता है उसमें उसमें मलेरिया होने का चांस कम है। तो कैसे है? तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सिकल सेल अनीमिया जो है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ defective hemoglobin molecules due to point mutation in the HbA allele। हमें पता है कि सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है। सो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे GAG टू GUG हो जाता है, दैट इज ग्लूटामिक एसिड चेंजेस टू वैलिन, और इसके वजह से हमारे पास सिकल सेल अनीमिया होता है बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पॉइंट म्यूटेशन के वजह से। सो जो म्यूटेंट एलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय HbS। तो it results in altered amino acid, that is glutamic acid changes to valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin। ये तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन 6th पोजीशन, GAG to GUG, GAG to GUG, that is glutamic acid to valine। तो जब लो ऑक्सीजन टेंशन रहता है तो ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोस polymerization resulting in the transformation of RBCs into rigid and sickle shape। तो जब लो ऑक्सीजन टेंशन होता है तो ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका क्या हो जाता है? उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, एंड उसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आरबीसीज का इनटू सिकल शेप। These RBCs clog the blood vessels as well as limit oxygen supply to the tissues। तो जो ये RBC सिकल शेप की होती हैं, they will start clogging the blood vessels, और साथ में अगर क्लॉगिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी ब्लड वेसल्स को कम जाएगा। सो दैट इज अबाउट कि सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है। तो अब जो सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। सो जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो इंट्रा एरिथ्रोसिटिक पैरासाइट है, यानी वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर रहता है। इट इज अनएबल टू मल्टीप्लाई इन सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो हाँ, जो मलेरियल पैरासाइट है वो हमें पता है कि वो आरबीसी के अंदर रहता है।
पर वो जो सिकल शेप्ड आरबीसी है उसमें मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाता। सो इससे क्या होता है, जो सिकल शेप्ड सेल्स हैं, they have membranes which are stretched because of their unusual shape. This membrane becomes porous and leaks nutrients that the parasites need to survive. तो हमारे पास जो सिकल सेल्ड आरबीसीज की मेम्ब्रेन है वो बहुत स्ट्रेच्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल शेप, और ये जो मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स बिकमिंग पोरस एंड लीक्स न्यूट्रिएंट्स तो दैट द पैरासाइट्स नीड टू सर्वाइव। तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए वो तो लीक आउट हो रहे हैं इन सिकल सेल्ड आरबीसीज से। तो पैरासाइट को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो फेवर नहीं करेगा इस सिकल शेप्ड आरबीसी में रहने के लिए। सो ये जो फॉल्टी सेल्स हैं दे विल गेट डिस्ट्रॉयड फास्ट अलॉन्ग विद द पैरासाइट्स, ठीक है। दिस मेक्स द हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिक पर्सन्स रेजिस्टेंट टू मलेरिया। तो भले ही वो इंसान हेट्रोजाइगस है, उसको सिकल सेल नहीं, उसका सिकल सेल के फीचर्स नहीं है, पर क्योंकि उसके पास सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं तो उसमें मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसके वजह से क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जबकि टाइफॉइड इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी एंड इट कॉजेस स्टमक पेन एंड डायरिया। तो आरबीसीज का तो कोई रोल ही नहीं है सैल्मोनेला के साथ। तो पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज लेस प्रोन टू मलेरिया। ओके, तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, certain pathogens are tissue organ specific, justify the statement with suitable examples। तो कुछ पैथोजेंस होते हैं जो टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू को ही अफेक्ट करेंगे या पर्टिकुलर ऑर्गन को ही अफेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड हेलमिन्ट्स एक्ट एज पैथोजेंस इन डिफरेंट डिजीजेस। तो जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, फंगाई है, हेलमिन्ट्स है, जो भी केपेबल है कि हमारे बॉडी में डिजीज को कॉज करवा सके उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। एंड पैथोजेंस अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ अ पैथोजेन, यानी कि एक पैथोजन है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो निमोनिया ही करवाएगा। तो क्यों ऐसा है कि वो निमोनिया ही करवा रहा है? सो पैथोजेंस आर टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। टिश्यूज ऑर्गन्स पोसेस रिसेप्टर्स फॉर द पर्टिकुलर पैथोजेंस। सो जो टिश्यू और ऑर्गन है उसके पास या तो रिसेप्टर होंगे उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो लंग्स को इफेक्ट करता है, यानी लंग में कुछ ऐसा रिसेप्टर होगा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से अटैच हो सकता है, तभी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो लंग में ही जाके डिजीज कॉज करवा रहा है। सो दैट इज अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। द नेक्स्ट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है हमारे पास सीकम एंड कोलोन को अफेक्ट करता है। तो जरूर सीकम एंड कोलोन के पास रिसेप्टर्स होंगे फॉर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तभी सबसे पहले जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसको सीकम एंड कोलोन में जाके बाइंड करना होगा, तभी वो अंदर घुस पाएगा। सो ये था हमारा कि कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स या टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। The pathogens also adapt themselves to resist defense mechanisms of the body organ. Also कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो ठीक है लंग में तो जा रहा है, पर लंग में कुछ तो डिफेंस मैकेनिज्म हो रहा होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अगेंस्ट, बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो लंग के डिफेंस मैकेनिज्म को काउंटर एक्ट कर पा रहा है और लंग में डिजीज करवा पा रहा है। द नेक्स्ट इज Helicobacter pylori that causes ulcers in the stomach flourishes in the acidic environment that would otherwise kill other organisms. तो हमारे पास जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो हमारे पास स्टमक अल्सर कराता है, पेप्टिक अल्सर। सो वो आराम से इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में जी रहा है
पर अगर कोई अदर ऑर्गेनिज्म होता तो वो मर गया होता, यानी इस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट किया है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाए और अल्सर करवा पाए। सो ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में। नाउ फंगाई जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, वो क्या को किस चीज को अफेक्ट करते हैं, तो मेनली स्किन, हेयर और नेल को अफेक्ट करते हैं। यानी स्पेसिफिक है वो, ऐसा नहीं कि वो जाके कहीं और डिजीज करवाएंगे, वो स्किन, हेयर और नेल तक ही लिमिटेड रखेंगे अपने आप को और इन्हीं तीनों में जाके डिजीज करवाएंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि जो पैथोजेंस होते हैं दे आर टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक, यानी वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ही डिजीज करवाते हैं, ना कि वो रैंडमली कहीं भी जाके अटैक करते हैं। और ऐसा क्यों है वो भी हमने देखा, रिसेप्टर्स है, उनकी अपनी अपना डिफेंस मैकेनिज्म्स है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जो कुछ पैथोजेंस हैं वो पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। The immune system of a person is suppressed. In the ELISA test, he was found positive to a pathogen. Name the disease the patient is suffering from. इम्यून सिस्टम जब इंसान का क्या होता है, सप्रेस्ड होता है, सो हमारे पास एक ही डिजीज जो है दिमाग में आती है, दैट इज एड्स कॉज्ड बाय HIV। सो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलाइसा किया, that is enzyme linked immunosorbent assay. So enzyme linked immunosorbent assay क्या है, it is a reaction based on an antigen antibody interaction. तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे बेस्ड है ये जो एलाइजा है उसका प्रिंसिपल। देन इससे हम क्या करते हैं, वी यूज इट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरसेस। सो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू वायरसेस, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एलाइसा। सो इट इज अ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। तो एड्स के लिए कॉमनली हम जो है एलाइसा यूज करते हैं। नाउ the patient in this case has weakened immunity and is also positive to a pathogen as detected in ELISA. So ELISA उसका पॉजिटिव आ रहा है, also एक फाइंडिंग है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है। सो हम कह सकते हैं he or she is suffering from acquired immunodeficiency syndrome that is caused by HIV. So the next question is कि causative organism कौन है। हमने ये तो बता दिया कि पेशेंट को शायद एड्स हुआ होगा, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ कौन करवाता है ये एड्स, सो एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV। इट इज अ रेट्रोवायरस विद RNA एज द जेनेटिक मटेरियल। तो हमें यहाँ पे HIV का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये रेट्रोवायरस होता है जिसमें DNA एज अ जेनेटिक, जिसमें RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे बॉडी में जाने के बाद RNA से DNA बनता है। सो कुछ ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए हम इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। नाउ ये भी हमने देख लिया विच इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, विच सेल्स ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय द पैथोजन। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लिया, क्या डिजीज करवाता है वो देख लिया, अब कहाँ डिजीज कराता है, यानी कौन से सेल्स में कराता है। सो सेल्स अफेक्टेड बाय द डिजीज आर हेल्पर टी सेल्स। As helper T cell count reduces, the patient becomes immunocompromised. तो जैसे जैसे हमारा हेल्पर टी सेल का काउंट जो है वो डिक्रीज होता है, तो पेशेंट क्या होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बन जाता है। दिस मेक्स हिम ससेप्टेबल टू वेरियस इलनेसेस लाइक डायरिया, निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। दस HIV पॉजिटिव पर्सन बिकम्स इम्यूनोडेफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास हेल्पर टी सेल का काउंट डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से जो पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बन रहा है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने के साथ वो ससेप्टेबल हो रहा है टू वेरियस इन्फेक्शंस, लाइक हमारे पास डायरिया है, निमोनिया है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। सो HIV पॉजिटिव पर्सन जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द हेल्पर टी सेल्स। सो सेल्स अफेक्टेड बाय द डिजीज होंगी हमारे पास हेल्पर टी सेल्स। तो ये होगा हमारा आंसर। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
Where are B cells and T cells formed? How do they differ from each other? तो पहला क्वेश्चन है कि बी और टी सेल्स बनते कहाँ पे हैं, और उसके बाद पूछ रहा है कि ये एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, यानी डिफरेंसेस बिटवीन देम बताने हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स अगर हम देखें तो बी एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। सो बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं और उनसे ही हमारे बी एंड टी सेल्स बनते हैं। मैच्योरेशन, अब बनना तो हो गया, उसके बाद क्या होगा? मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो while that of T cells occurs in the thymus. सो जो बी सेल का मैच्योरेशन है वो तो हमारा बोन मैरो में होगा, जबकि मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स कहाँ होगा? दैट विल अकर इन द thymus. Now what are the differences between them? So B cells और T cells के बीच का क्या difference है? So maturation of B cells takes place in the bone marrow while maturation of T cells occurs in the thymus. Now B cells के effector cells क्या हैं, यानी examples क्या हैं? तो B plasma cells हैं, जबकि T cells के क्या हैं? Cytotoxic T cell and helper T cell. Now B cells are mediators of humoral response, that is humoral immunity, while T cells, they are responsible for cell mediated response, that is cell mediated immunity. ठीक है, तो ये differences हैं कि पहले तो वो मैच्योर कहाँ होते हैं, तो बी सेल्स बी से बोन मैरो और टी सेल्स टी से थाइमस, जबकि इफेक्टर सेल्स होता है बी प्लाज्मा सेल्स और टी सेल का साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल। इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल्स कौन सा करवाते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और जो हमारे पास टी सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था हमारे पास क्राइटेरिया और डिफरेंसेस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। Given below are the pairs of pathogens and the diseases caused by them. Which out of these is not a matching pair and why? वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, सैल्मोनेला से होता है टाइफॉइड, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, माइक्रोस्पोरम से होता है फाइलारियासिस। नो, माइक्रोस्पोरम से फाइलारियासिस नहीं होता। सो हमारे पास ब्यूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से फाइलारियासिस होता है। सो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन कोल्ड। तो आप ही बताइए कि कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस कराता है? सो इट इज द राइनो वायरस। Rhinovirus is the cause of common cold which affects the nasal chamber and the respiratory pathway. तो nasal chamber और respiratory pathway को affect करने वाला वायरस है rhinovirus. Then टाइफॉइड होता है किससे? Salmonella typhi. So Salmonella typhi causes typhoid. The common symptoms of typhoid are high fever, weakness, stomach pain, loss of appetite and constipation. सो फीवर होता है, हाई फीवर, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, एंड कॉन्स्टिपेशन। सो हमारे पास दैट इज अबाउट सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कराता है, एंड टाइफॉइड के कॉमन सिम्टम्स हैं ये हमारे पास कुछ। देन जो माइक्रोस्पोरम है हमने देखा था, जो माइक्रोस्पोरम है एपिडर्मोफाइटॉन है एंड ट्राइकोफाइटॉन है, वो रिंगवॉर्म कॉज कराते हैं। Ringworm is a fungal infection which is caused by 3 genera, Trichophyton, Microsporon and Epidermophyton। और ये तीनों क्या क्या अफेक्ट करते हैं वो हमने MCQs में देखा था कि कैसे ये हमारे पास माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन स्किन, हेयर और नेल तीनों को अफेक्ट करता है। ये स्किन और हेयर को करता है और ये स्किन और नेल को करता है। एंड लीजन्स इसका होता है फंगल इन्फेक्शन रिंगवॉर्म जैसा। देन प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है वो हमें पता ही है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती है, वाइवैक्स, ओवेल, फैल्सीपेरम और मलेरी। तो ये सारे हमारे मलेरिया कॉज करवाते हैं। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What would happen to immune system if thymus gland is removed from the body of a person? So अगर आप thymus gland को body of a person से हटा देते हैं तो immune system को क्या होगा?
ये हमें बताना है। सो जो थाइमस ग्लैंड है दैट इज लोकेटेड इन द चेस्ट बिहाइंड द स्टर्नम इन बिटवीन द लंग्स एंड आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सो हमारे पास जो चेस्ट होता है बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स, वहां पे होता है थाइमस हमारा सिचुएटेड। ठीक है, तो थाइमस क्या है? सो थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और यहाँ पे मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका होता है? टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। इतना हमें पता है कि थाइमस कहाँ रहता है और थाइमस के फंक्शंस क्या हैं। अब इतना जानने के बाद अगर आप थाइमस ग्लैंड को बॉडी से हटा देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें वो बताना है। सो अगर आपने थाइमस को बॉडी से हटा दिया तो जो हमारा टी सेल्स का प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन हो रहा था वो नहीं होगा। अब टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सो टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाएगी, एंड ऑल्सो पीपल विल बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। आपने हटा दिया थाइमस पर्सन के बॉडी से तो उसका इम्यूनिटी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Many microbial pathogens enter the gut of humans along with food. What are the preventive barriers to protect the body from such pathogens? What type of immunity do you observe in this case? So, क्या preventive barriers होते हैं body के अंदर to protect from such pathogens? So, पहले तो physical barriers होते हैं, like the mucus coating present along the gastrointestinal tract prevent the entry of pathogens. So, हमारे पास जो म्यूकस कोटिंग होती है अलॉन्ग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो हमारे पास एंट्री ऑफ पैथोजेंस को प्रिवेंट करती है। देन ये तो फिजिकल बैरियर्स है। नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि सलाइवा, और सलाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम एंड HCl इन द स्टमक किल पैथोजेंस दैट मे हैव एंटर्ड अलॉन्ग विद फूड। तो फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास म्यूकस कोटिंग होता है ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में सिक्रीशंस होता है, जैसे सलाइवा होता है, HCl होता है स्टमक से, जो हमारे पैथोजेंस को मारता है, दैट मे हैव एंटर्ड अलॉन्ग विद फूड। तो अलॉन्ग विद फूड अगर पैथोजेंस एंटर करते हैं तो हमारा उसको मारने में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि सिक्रीशंस वो यूज में आता है। देन इम्यूनिटी, तो जो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी ये इम्यूनिटी हमारे पास बचपन से ही है, ये एक्वायर्ड नहीं है, यानी हमेशा से ही हमारे पास ये इस टाइप की इम्यूनिटी है। एंड innate immunity is not specific to a particular pathogen and is conferred on the body from birth. So जो ये innate immunity है वो हमें किसी पैथोजन से नहीं मिली है, बल्कि ये तो हमेशा से ही हमारे पास थी, and it provides a non-specific type of defense. तो जो ये innate immunity है उससे हमें non-specific type of defense मिलता है, यानी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसके पास। जो भी हमारे पास फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा उससे फाइट करने की कोशिश करेगी। ये इनेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी पर्टिकुलर पैथोजन से इनेट इम्यूनिटी को फाइट करना है या नहीं। सो ये जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड नॉट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमने क्या देखा कि प्रिवेंटिव बैरियर्स में फिजिकल बैरियर्स आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, एंड द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज innate immunity. Then ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Why is mother's milk considered the most appropriate food for a newborn infant? तो एक न्यूबॉर्न इन्फेंट है, उसको हम कहते हैं कि 6 मंथ्स तक मैंडेटरी है ओनली हैविंग मदर्स मिल्क। तो इतना क्या इम्पोर्टेंस है मदर्स मिल्क का, हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम एडवाइस कर पाएंगे हमारे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को। सो जो मदर्स मिल्क होता है, पहला जो मिल्क होता है मदर का दैट कम्स जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड colostrum. So colostrum is the yellowish secretion released from the mammary glands just after childbirth
during the initial days of lactation. Since colostrum is rich in nutrients and antibodies, that is IgA, तो क्योंकि कोलेस्ट्रम हमारा रिच होता है एंटीबॉडीज में एंड IgA में, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इट कन्फर्स पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो ये जो है हमारे न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी देता है। देयरफॉर मदर्स मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द न्यूबॉर्न, सर्विंग एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड फॉर देम। सो जो हमारे पास IgA है वो पहली एंटीबॉडी है दैट इज पैसिव इम्यूनिटी के फॉर्म में। बच्चा तो अभी अभी जन्मा है, उसको इम्यूनिटी चाहिए ताकि डिजीजेस यानी डिजीजेस इजिली उसको अफेक्ट ना करे। और कोई भी डिजीज बच्चे को हुआ नहीं है कि एक्टिव इम्यूनिटी बच्चा जो है वो बना पाएगा, और अभी उसके सिस्टम्स जो है वो मैच्योर हो ही रहे हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो तब तक हमारे पास जो मदर्स मिल्क है उससे थोड़ा तो पैसिव इम्यूनिटी जाएगा कि हमारा बच्चा इन्फेक्शंस को सस्टेन कर सके। सो इसीलिए जो पहले 6 मंथ्स तक है मदर्स मिल्क जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू द न्यूबॉर्न, मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड, क्योंकि जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही रहे हैं जो बच्चे को चाहिए, साथ ही में हमारे पास IgA एंटीबॉडीज के फॉर्म में पैसिव इम्यूनिटी भी मिल रही है। दैट इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड टू प्रोटेक्ट हिम और हर फ्रॉम अपॉर्चुनेट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Now we come to question number 8. What are interferons? How do interferons check infection of new cells? तो हमारे पास हमें सबसे पहले बताना है कि इंटरफेरॉन्स क्या चीज है, उसके बाद बताना है कि जो इंटरफेरॉन्स हैं वो कैसे हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। सो जो इंटरफेरॉन्स हैं दे आर प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं इंटरफेरॉन्स को। इंटरफेरॉन्स का रोल क्या होता है? सो इंटरफेरॉन्स जो हमारे वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं, दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द नेबरिंग सेल्स। तो जो ये इंटरफेरॉन्स है ये बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर्स ऑन द नेबरिंग सेल्स, एंड जो नियर बाई सेल्स हैं वो उनको सिग्नल देते हैं टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन्स एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस। तो मान लीजिए इस सेल को वायरस ने अफेक्ट किया, ये सेल क्या करेगी? इंटरफेरॉन्स रिलीज करना स्टार्ट करेगी जो बाइंड करेंगे एडजेसेंट सेल्स से, और उनको उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अब आप एंटीवायरल प्रोटीन्स सिक्रीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको जल्दी ही वायरस अटैक कर सकता है और बॉडी ऐसा नहीं चाहती कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सेल्स अफेक्ट हो। सो जो हमारी इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगी? एंटीवायरल इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करेगी जो बाकी सारे सेल्स को ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। एंड ऑल्सो जो इंटरफेरॉन्स है दे विल ट्राई टू ब्लॉक viral replication by inducing the expression of several genes with antiviral functions. So हमारे पास viral replication भी block होता है by interferons by inducing the expression of several genes. तो antiviral functions जो हैं वो उसको इंड्यूस उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है जो इंटरफेरॉन्स है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरॉन्स का ओवरऑल काम हो गया कि वो क्या करते हैं। तो वो बेसिकली खुद जो अफेक्टेड सेल्स होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि बाकी सारी सेल्स अफेक्ट हो, इसलिए वो इंटरफेरॉन्स को रिलीज करती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। In the figure, structure of an antibody molecule is shown. Name the parts A, B and C in the diagram. तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हमको देख रखा है, तो हमें A, B and C लेबलिंग जो है वो बताना है कि क्या है। ठीक है, सो हमारे पास तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। सो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स। तो हम H2L2 बोलते हैं, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हेवी चेन्स। तो 2 हेवी चेन्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो एंटीबॉडी को जनरली हम H2L2 के नाम से बुलाते हैं। सो H stands for the 2 heavy chains and L stands for the 2 light chains। ठीक है, नाउ
लेबलिंग करनी है तो ए जो है दैट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. सो एंटीजन बाइंडिंग साइट इज द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ द एंटीबॉडी. एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी कि अब यहाँ पे एंटीजन आएगा और बाइंड करेगा. सो दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट दैट इज मार्क्ड विथ ए. देन बी इज द लाइट पेप्टाइड चेन. तो यहाँ पे जो बी दिख रहा है दैट इज द लाइट पेप्टाइड चेन डिनोटेड बाय एल. इट इज लिंक्ड टू द हेवी पेप्टाइड चेन थ्रू अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो हम देख सकते हैं जो लाइट चेन है वो हेवी चेन से कनेक्टेड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. सी इज द हेवी पेप्टाइड चेन. सो अब सी जो है दैट इज अ हेवी पेप्टाइड चेन डिनोटेड बाय एच. सो जो सी है दैट इज अ हेवी पेप्टाइड चेन जिसको हम एच से डिनोट करते हैं. एंड इट इज कनेक्टेड टू द अदर हेवी पेप्टाइड चेन वाया टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो यहाँ पे टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से कनेक्टेड है the heavy peptide chain. So final answer जो है हमारे पास A will be antigen binding site, then B will be light chain and C will be heavy chain. So that was about question number 9. Then comes question number 10. If a regular dose of drug or alcohol is not provided to an addicted person, he shows some withdrawal symptoms. List any 4 such withdrawal symptoms. तो अगर किसी को अल्कोहल अल्कोहल की का एडिक्शन है और आप उसको अल्कोहल नहीं दे रहे हैं तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे. तो विड्रॉवल सिम्टम्स हमें बताने हैं. सो विड्रॉवल सिम्टम्स आर अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स व्हिच अराइज ड्यू टू सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग और अल्कोहल. सो आप कोई ड्रग ले रहे हैं या आप अल्कोहल कोई भी चीज से आप अडिक्टेड हैं तो उसके लॉस के वजह से जो आपको सिम्टम्स होते हैं so they are called withdrawal symptoms. और इसमें 4 common symptoms include anxiety, restlessness and depression. तो आपको anxiety हो सकती है, restlessness हो सकता है, परेशान हो जाएंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, क्यों नहीं मिल रहा है. सो आप restless हो जाएंगे, anxiety होगी आपको, डिप्रेशन भी हो सकता है जब आपको फाइनली जिसके लिए आप इतने परेशान है वो आपको नहीं मिल रहा है. देन हेडेक, नॉजिया एंड वोमिटिंग. आपका सर दुखने लगेगा, उल्टी जैसा आपको नॉजिया एंड वोमिटिंग की फीलिंग आएगी. देन पर्सपायरेशन एंड मस्कुलर चेंजेस. हो सकता है आपको मस्कुलर स्पाजम्स आए. देन पर्सपायरेशन, आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है आपको, सो आप पर्सपायर कर सकते हैं. मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं. देन विड्रॉवल सीजर्स. तो अगर बहुत सीवियर एडिक्शन है तो लॉस ऑफ यानी कि अगर आपको नहीं मिलता है जो चीज आपको चाहिए तो उसके वजह से आपको विड्रॉवल सीजर्स भी आ सकते हैं. यानी सीजर्स आ सकते हैं आपको, जैसे हमारा सीजर्स जो आते हैं सर्टेन डिसऑर्डर्स में, वैसा आपको विड्रॉवल सिम्टम्स के अंदर भी आ सकते हैं. सो दैट इज अबाउट विड्रॉवल सिम्टम्स एंड क्वेश्चन नंबर 10. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. Why is that during changing weather one is advised to avoid closed, crowded and air conditioned places like cinema halls etc. तो जब वेदर चेंज होती है ना तो हम अवॉइड करते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि क्लोज्ड, क्राउडेड और एयर कंडीशन स्पेसेस में आप ना जाएं तो बेहतर होगा. तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? सो जब वेदर चेंज होती है तो जर्म्स ऑफ मेनी वायरल डिजीजेस फ्लोट इन द एयर. तो क्या होता है कि वेदर चेंज होने की वजह से जो जर्म्स हैं ऑफ बहुत सारे वायरल डिजीजेस वो एयर में रहते हैं. सो देयर प्रेवलेंस जो है ये जनरली तो सबको हो सकते हैं क्योंकि एयर में है, पर अगर आप किसी क्लोज्ड जगह में जा रहे हैं, क्राउडेड और एयर कंडीशन प्लेस में जा रहे हैं, ड्यू टू दिस वन इज एडवाइज्ड टू अवॉइड सच प्लेसेस ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टैक्टिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड और फ्लू. सो अगर आप ऐसे क्लोज जगह में जा रहे हैं तो आप और ससेप्टेबल हो जाते हैं कि आपको ये पैथोजेंस जो है अफेक्ट कर सकते हैं और आपको डिजीजेस हो सकते हैं जैसे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12. The harmful allele of sickle cell anemia has not been eliminated from the human population. Such afflicted people derive some other benefit. Discuss. तो हमें पता है सिकल सेल अनीमिया हार्मफुल तो है, सब एग्री करते हैं इस पे कि सिकल सेल अनीमिया इज हार्मफुल. तभी भी जो सिकल सेल अनीमिया का जीन है
वो अभी तक पॉपुलेशन से एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है? So जो सिकल सेल अनीमिया है, that is characterized by the presence of defective hemoglobin molecules due to point mutation in the HbA allele. So जो mutant allele होता है, that is represented by HbS, results in altered amino acid, that is glutamic acid, changes to valine at the 6th position in the beta globin chain of hemoglobin. ये सब तो हमें अच्छे से पता है क्या होता है. So under low oxygen tension, the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization. ये भी हमें पता है, resulting in the transformation of RBCs into rigid and sickle shape. These RBCs become inefficient in carrying oxygen and moving through the narrow capillaries. तो जो ये RBCs होती हैं, जो sickle shaped बन गई हैं, वो क्या है? वो move नहीं कर पाती हैं through narrow capillaries. So what is the selective advantage of HbS gene? So जो individuals होते हैं with genotype HbS suffer from sickle cell anemia. So HbS harmful है, ये सबको पता है. It can be lethal also in homozygous condition. पर अगर HbS heterozygous condition में है, यानी HbS है एक and HbA है दूसरा, it provides resistance against malaria. So heterozygous conditions में जो हमारा HbA और HbS है, वो क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मलेरिया. दिस इज बिकॉज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पीशीज is an intra-erythrocytic parasite. It is unable to multiply in sickle-shaped RBCs. So the sickle cells have membranes which are unstretched because of their stretched because of their unusual shape. तो जो अगर आप मान लीजिए ऐसा बाइकॉन्केव सेल अगर सिकल शेप बन जाता है, तो मेम्ब्रेन्स स्ट्रेच हो जाती हैं और जो प्रोटीन्स चाहिए पैरासाइट को इस सेल के अंदर, वो लीक आउट हो जाती हैं. और जो हेटेरोसाइगस सिकल सेल अनीमिक पेशेंट्स हैं, तो इस आरबीसी में अब जो प्लाज्मोडियम है वो नहीं रह पाता है और हमारे पास जो सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर का प्लाज्मोडियम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. So membrane becomes porous and leaks nutrients that the parasites need to survive. The faulty cells get destroyed fast along with the parasites. This makes the heterozygous sickle cell anemic patients resistant to malaria. Hence, the mutant allele is not eliminated from the population. तो हमारे पास हमें ये समझ में आया कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा सिकल सेल, तो जो हमारे पास सिकल शेप्ड आरबीसीज है उसके अंदर प्लाज्मोडियम रह ही नहीं पाएगा, तो वो सेल भी मर जाएगा और अंदर का जो प्लाज्मोडियम उसके अंदर रह रहा है वो भी मर जाएगा. तो हमारे पास जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है उसको एडवांटेज मिलता है कि उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके सेल्स के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाते. सो सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाता है हेटेरोजाइगस सिकल सेल शेप पेशेंट्स को अगेंस्ट मलेरिया. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन आवर इम्यून रिस्पॉन्स. तो हमको पता है कि जो बोन मैरो और थाइमस है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जहाँ पे बी और टी सेल्स क्या होता है, दे इनकाउंटर एंटीजेंस. ये इनका वॉर ग्राउंड आप कह सकते हैं कि ये बन तो गए, ये डेवलप हो गए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, पर इनको जंग कहाँ लड़नी है? लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर. सो यहाँ पे दे डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर सेल्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स एंड पेयर्स पैचेस. ये सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं. सो लिम्फ नोड्स का क्या रोल है इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर? सो लिम्फ नोड्स क्या है? नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स. तो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसके इंटायर लेंथ के अलोंग प्रेजेंट होते हैं नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स. These filter out the microbes present in the lymph and tissue fluids. So जो lymph और tissue fluid इधर flow कर रहा है, उनके अंदर के microbes को क्या करेंगे? ये filter करेंगे. And the lymphocytes present in the lymph nodes interact with these foreign molecules, causing an immune response, destroying them. So जो lymphocytes present होते हैं in lymph nodes में, they will interact with the foreign microbes. ठीक है, और क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, जिससे ये जो फॉरेन माइक्रोब्स है हमारे, उनका जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है.
सो दैट इज व्हाट वी वांट कि जो फॉरेन माइक्रोब्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो। तो ये कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। सो जो ये लिम्फ नोड्स हैं दैट आर दे आर द प्लेसेस वेयर द वेयर जो हमारे पास B and T lymphocytes है, they will encounter the antigens and they will differentiate into effector cells. So that was about क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, लिम्फ नोड्स का काम इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको कुछ नया नॉलेज देता है और इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन की हर एक लाइन से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी आपको पता रहना चाहिए सब कुछ, तो आप लिख तो आराम से सकते हैं और एमसीक्यूज में भी ये कॉन्सेप्ट्स ही जो है वो काम में आएंगे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।